हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी लोग? ऑल गुड। तो सब जितने भी स्टूडेंट हमारे हैं नर्सिंग के, जो भी बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, उन सभी स्टूडेंट और जो एमएससी नर्सिंग स्पेशली, उन सभी स्टूडेंट का बहुत ही स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ट्यूटर में। और मैं हूं आपका सर गुरु सत्येंद्र सर, लेके आ गए एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। तो सबसे पहले गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की बहुत ही शुभकामनाएं आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट को। जैसा कि आप सभी को पता है कि गणतंत्र दिवस जो है हर साल 26 जनवरी को मनाते हैं, और आपको ये भी पता होगा कि गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं। आज ही के दिन हमारा जो संविधान था वो लागू हुआ था, और जो लागू हुआ था आज ही के दिन। और जो हम कहते हैं जनक इसके जौन है वो कौन है, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, वो इसके जनक माने जाते हैं। कहा जाता है कि उनके द्वारा ये इस प्रक्रिया पूरी हुई थी, और ये संविधान जो हमारा लिखा गया था उसको हम कह सकते हैं कि 2 साल 11 महीने 18 दिन इतना समय लग गया था इस पूरे संविधान को लिखने में और इसके बाद इसे लागू करने में। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, और 1947 को क्या हुआ था, आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो उसी दिन को हम याद करते हैं, और उसी दिन को हम याद करके खुशी मनाते हैं, अपनी जाहिर करते हैं 26 जनवरी के द्वारा। तो बहुत ही स्वागत है आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट का। और चलिए शुरू करते हैं क्लास। उससे पहले आप सभी को बता दें कि हम, जैसा कि आप जानते हैं, एक मोटिवेशन लाइन के साथ शुरू करते हैं। और आज क्या है, गणतंत्र दिवस है, तो उसी वक्त में हम क्या करेंगे, एक मोटिवेशन लाइन स्टार्ट करेंगे कि फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ के की नहीं जाती। चलिए शुरू करते हैं इसी मोटिवेशन लाइन और जोश जुनून के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि हैंसन डिजीज, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हैंसन डिजीज पे आधारित है। जैसे कि आपको पता होगा 30 जनवरी, जो भी नई साल जनवरी को 30 जनवरी को क्या हैंसन डिजीज मनाते हैं। हैंसन डिजीज को हम क्या, लेप्रोसी डे, हैंसन डिजीज क्या, लेप्रोसी डिजीज, यानी कि लेप्रोसी नाम से भी हम जानते हैं। इसको हिंदी में हम कुष्ठ रोग कहते हैं। बहुत साल पहले की बात है, तब हम इसे क्या कहते हैं, छुआछूत बीमारी भी मानते थे, उसे हम बोलते हैं हैंसन या फिर लेप्रोसी डे। हमारे देश में बात करें नेशनली अगर, तो 30 जनवरी को लेप्रोसी डे मनाया जाता है। ये दिन हम क्या समर्पित करते हैं बापू हमारे महात्मा गांधी जी, उनकी पुण्यतिथि उसी दिन हुई थी कि अब आज ही दिन हम पुण्यतिथि मनाते हैं, और उन्हें हम क्या ये कैसे डेडिकेशन देते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं, लेप्रोसी के बारे में बताते हैं। अगर हम बात करें इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल जो है जनवरी के लास्ट संडे जो होता है उस दिन मनाया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि लेप्रोसी आखिर होता क्या है, हैंसन डिजीज आखिर है क्या ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि आखिर हैंसन डिजीज होती क्या है। लेप्रोसी डिजीज, जिसे हम हैंसन डिजीज बोलते हैं, इज ए क्रोनिक इन्फेक्शन। ये क्या होता है, एक तरह का क्रोनिक इन्फेक्शन होता है दैट अफेक्ट द स्किन। और ये क्या कर रहा, सबसे पहले अफेक्ट क्या कर रहा, स्किन को अफेक्ट कर रहा, म्यूकस मेम्ब्रेन, नर्व्स। और ये क्या कर रहा है, स्किन को अफेक्ट कर रहा है ये, और म्यूकस मेम्ब्रेन और नर्व। और इससे क्या क्या कॉज हो सकते हैं, डिस्कलरेशन, स्किन का डिस्कलरेशन हो सकता है, और उसके बाद लम्स बन सकते हैं, और डिफॉर्मिटी हो सकती है स्किन में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट हमारा, लेप्रोसी आल्सो नोन एज हैंसन डिजीज। लेप्रोसी को हम और क्या बोलते हैं, हिंदी में से हम कुष्ठ रोग बोलते हैं, और हैंसन डिजीज का दूसरा नाम क्या है, हैंसन डिजीज ही बोलते हैं। इज ए क्रोनिक इन्फेक्शन, और ये क्या होता है, एक तरह का क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, डिजीज कॉज बाई बैक्टीरिया मायोबैक्टीरियम लेप्राई या फिर माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रामेटोसिस इन 1873। यानी कि हम बात करें इसके कॉज, आखिर इसका कॉज क्या है, किस वजह से ये लेप्रोसी या फिर हैंसन डिजीज होती है। तो उसका बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया के द्वारा ये डिजीज होती है, ये बीमारी होती है। उस बैक्टीरिया, उस का नाम क्या है, मायोबैक्टीरियम लेप्राई। उस बैक्टीरिया का नाम है मायोबैक्टीरियम लेप्राई, या फिर हम दूसरा नाम से भी जानते हैं मायोबैक्टीरियम लेप्रामेटोसिस। ठीक, इस नाम से भी हम जानते हैं। और इसकी बात करें खोज, तो इसकी खोज हुई थी 1873 में। उससे पहले भी ये बीमारी थी, ऐसा नहीं है उससे पहले ये बीमारी नहीं थी, उससे पहले भी ये बीमारी थी, बट हमें क्या पता नहीं था, हमें किसी ने बताया नहीं, किसी साइंटिस्ट से किसी तरह से पता नहीं था कि ये बीमारी आखिर है क्या, किस वजह से होती है। तो उस समय हम क्या, प्राचीन समय की बात करें तो उस समय क्या, हम इसे छुआछूत बीमारी के नाम से जानते थे। तो ये कब पता चला हमें, 1873 में पता चला कि कोई बैक्टीरिया ऐसा है जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है, और उस बीमारी का नाम था लेप्रोसी, जिसे हम हैंसन डिजीज भी बोलते हैं। और इसके बैक्टीरिया की बात करें तो मायोबैक्टीरियम लेप्राई या फिर मायोबैक्टीरियम लेप्रामेटोसिस,
ये भी बैक्टीरिया का नाम है। उसके हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मायोबैक्टीरियम लेप्राई बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड इन डॉक्टर गेरहार्ड आरमाउर हैंसन। और हम बात करें कि कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि किस बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी होती है लेप्रोसी, तो वो फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था गेरहार्ड हेनरिक आरमाउर हैंसन। ये इनका पूरा नाम था कि गेरहार्ड हेनरिक आरमाउर हैंसन। बैक्टीरिया के द्वारा जो हुई थी बीमारी, वो वैज्ञानिक का नाम था गेरहार्ड हेनरिक आरमाउर हैंसन। और हम बात करें कब वो पैदा हुए थे, 1841 में ये पैदा हुए थे और 1912 में इनकी डेथ हुई थी। इन्होंने ही सबसे पहले डिस्कवर किया था, इस बीमारी के बारे में बताया था कि इस बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी होती है। ठीक है, तो ये और कौन से सन में बताया था, 1873 में उन्होंने इस बैक्टीरिया की खोज की थी और बताया था इस बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी होती है। हाउएवर द डिजीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब इन एंशिएंट। और ये डिजीज की बात करें कि ये डिजीज कब डिस्क्राइब की गई थी, ये एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन, बहुत साल कह सकते हैं हम, हजारों साल पहले प्राचीन समय की बात करें। ठीक, टेक्स्ट बुक बैक टू द 6th सेंचुरी बीसी। अगर हम टेक्स्ट बुक की बात करें जो हालांकि जो लिखा गया बताया गया है कि 6th सेंचुरी समथिंग, 6th सेंचुरी बीसी की समय की बात है। उस समय की इतनी पुरानी डिजीज है, तब हम इसे क्या कुष्ठ रोग नाम से जानते थे। इट इज एन एसिड बेस रोड शेप बेसिलरी। बात करें इस बैक्टीरिया के शेप की, तो ये बैक्टीरिया इस तरह से होता है, रॉड शेप का, इस तरह से रॉड शेप का। ठीक है, इस तरह रॉड शेप की बात करें तो ये बैक्टीरिया कैसा होता है, रॉड शेप का होता है, रॉड शेप बेसिलरी होते हैं एंड ऑब्लिगेटेड इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया। और ये क्या इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया होता है। इट मेनली अफेक्ट नर्व एंड स्किन। और बात करें ये स्पेशली किस चीज को अफेक्ट करता है, तो ये अफेक्ट करता है स्किन को और नर्व को। तो आपने जैसे देखा इंट्रोडक्शन, इसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे डेफिनेशन इसकी क्या है। डेफिनेशन, जैसे कि हमने देखा था अभी इंट्रोडक्शन, अब हम देखते हैं डेफिनेशन की, आखिर लेप्रोसी होती क्या है। तो देखते हैं, लेप्रोसी इज ए डिजीज दैट कॉज सीवियर स्कारिंग स्किन सोर। इसमें क्या सीवियर, ये क्या है, एक तरह से सीवियर डिजीज है। लेप्रोसी क्या सीवियर डिजीज है, इन्फेक्शियस। और इसमें क्या हो रहा है, स्कारिंग स्किन सोर, इसमें क्या है स्कार बन रहा है, स्किन सोर बन रहा है एक तरह से। और क्या हो रहा है, नर्व डैमेज हो रही इन द लिम्स, जो लिम्स होते हैं वहां की नर्व डैमेज हो रही, पेरिफेरल लिम्स जो है हाथ या पैर, वहां क्या नर्व डैमेज हो रही। लेप्रोसी डिजीज मेनली अफेक्ट द पेरिफेरल नर्व। जो लेप्रोसी होती है वो मेनली कहाँ अफेक्ट कर रही है, जो नर्व होती है, कहाँ की, पेरिफेरल नर्व। और उसके बाद फिर स्किन को और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको भी अफेक्ट कर रही है। और उसके बाद क्या है, आई द मोस्ट प्रिवलेंट पॉसिबल द ट्रांसमिट थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक। अगर हम बात करें कि ज्यादा मोस्ट प्रिवलेंट कहाँ से ट्रांसमिट हो सकती है लेप्रोसी, तो वो क्या रहेगा, रूट रेस्पिरेटरी। उसका देखते हैं कि हम इंसिडेंस की क्या क्या इंसिडेंस हो सकते हैं इसके। तो एंडेमिक इज हॉट एंड मोस्ट क्लाइमेट। अगर हम बात करें इसकी लेप्रोसी की, तो कैसा होगा क्लाइमेट वहां का, हॉट और मोस्ट, किसी भी तरह का क्लाइमेट हो वहां पे ये बैक्टीरिया क्या है, वहां पे रिवाइव कर सकता है। उसके बाद पुअर कंट्रीज एंड पुअर डेवलपमेंट जो नेशन है, यानी कि हम कह सकते हैं जो ऐसी कंट्री जहां पे पुअर यानी कि गरीब जो देश हैं वहां पे भी इसके फैलने के चांस ज्यादा है, या पुअर डेवलपिंग नेशन। और ऐसे देश जो कहां पे डेवलप नहीं हो पा रहा है, जहां पे डेवलप पुअर है, वहां पे भी फैलने के चांस ज्यादा रहते हैं इसके लेप्रोसी के। उसके बाद है मोस्ट प्रेवलेंट कंट्रीज, कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पे ज्यादातर लेप्रोसी फैली है वहां पे। तो हम बात करें इंडिया, सबसे पहले हम बात करें इंडिया, उसके बाद चाइना, नेपाल, ब्राजील, इंडोनेशिया और म्यांमार, जिसे हम बर्मा भी बोलते हैं। इन कंट्री में बहुत ही ज्यादा जो लेप्रोसी है वो वहां पे फैली हुई है। उसके बाद बात करें अगर मोस्ट कॉमनली स्टेट अपने यहाँ की, तो वहां पे क्या मिलेंगे स्टेट, तमिलनाडु, बिहार, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आसाम। ये यहाँ के स्टेट हैं जहाँ पे फैली है लेप्रोसी ज्यादा। उसके बाद हम देखते हैं फिर रिस्क फैक्टर, कि आखिर लेप्रोसी के क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले कांटेक्ट विद अनोदर पर्सन इन्फेक्टेड बाय लेप्रोसी। कोई ऐसा पर्सन जो पहले से ही अफेक्ट है लेप्रोसी से, उसके कोई कांटेक्ट में अगर आता है कोई ऐसा पर्सन जो सही है, ठीक है, जो वो अगर कांटेक्ट में आता है तो उसको भी लेप्रोसी होने के चांस हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट देखें, लेप्रोसी आल्सो अकर मोर कॉमनली अमंग दोज लिविंग इन पुबर्टी।
ऐसे जगह पे लोग रह रहे हैं जहाँ पे गरीबी ज्यादा है, जो ज्यादा गरीब हैं, ऐसी जगह अगर रह रहे हैं तो उनको भी लेप्रोसी होने के चांस ज्यादा है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर वीक मिलेगी, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन वो नहीं ले पाते हैं। उसके बाद तीसरा है माल न्यूट्रिशन, अदर इलनेस, जेनेटिक म्यूटेशन में इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग लेप्रोसी। कुछ ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से भी लेप्रोसी हो सकती है, जैसे कि माल न्यूट्रिशन। अगर कोई ह्यूमन, कोई पर्सन माल न्यूट्रिशन का है, अगर वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है, तो उसकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं वीक मिलेगी, और जब इम्यूनिटी वीक मिलेगी तो बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसा नहीं कि लेप्रोसी ही होगी, उसे और भी बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो भी हो सकती हैं। उसके बाद अदर इलनेसेस अगर हैं उसे, तो उसमें भी क्या होगा, उसकी कम्युनिटी वीक हो जाएगी, और जब उसकी इम्यूनिटी वीक होगी तो उसको चांस हो सकते हैं लेप्रोसी के। उसके बाद जेनेटिक म्यूटेशन, ये सारे क्या है, रिस्क फैक्टर हैं, इसकी वजह से भी लेप्रोसी हो सकती है। और जैसे कि आपको पता है कि कॉज मैंने बता दिया था, मायोबैक्टीरियम लेप्राई जो इसका मेन कॉज है, उसकी वजह से तो होती है लेप्रोसी। उसके बाद हम देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड इसका। तो इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें इसकी, तो 2 से 20 साल, यानी 2 से 20 साल हम कह सकते हैं, कम से कम 2 साल और मैक्सिमम 20 साल इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और इसके अगर एवरेज समय की बात करें तो वो रहेगा 3 से 5 साल। इस समय में जो भी इसके साइन एंड सिम्टम होंगे बैक्टीरिया के, वो शो होने लगे ऑटोमेटिक। इसकी बात करें इसके सोर्सेज की, कि क्या क्या सोर्सेज होते हैं, कैसे ये फैलती है। तो सबसे पहले डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ये सबसे पहले फैलती है। तो उसमें क्या आएगा, डैमेज स्किन, नेजल सिक्रेशन और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, इससे डायरेक्ट क्या फैल सकती है लेप्रोसी। कोई ऐसा पर्सन जिसको लेप्रोसी है अगर है, तो उसकी डैमेज स्किन, नेजल सिक्रेशन या म्यूकस जो मेम्ब्रेन है माउथ की, उसके थ्रू फैलने के चांस ज्यादा है। जिसके बाद दूसरा पॉइंट आता है मैटरनल फीटल ट्रांसमिशन अक्रॉस द प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा के द्वारा मदर से बच्चे में भी ट्रांसमिट हो सकती है। कोई ऐसी मदर जिसको लेप्रोसी पहले से ही है, अगर उसको बच्चा होता है, उसके अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है, तो उसको भी लेप्रोसी होने के चांस हैं। उसके आधार ट्रांसमिशन फ्रॉम ब्रीस्ट फीडिंग ऑफ लेप्रोसी अफेक्ट मदर टू इन्फेक्ट, अगर कोई मदर जिसको लेप्रोसी है और वो क्या ब्रीस्ट फीडिंग करा रही है, बच्चे को अगर दूध वगैरह पिला रही है, तो उस दूध के थ्रू भी फैल सकती है ये लेप्रोसी। उसके बाद इन्फेक्टेड आर्माडिलो एनिमल्स, और एक बात करें एनिमल, इंसेक्ट एनिमल के द्वारा भी ये लेप्रोसी फैल सकती है, जिसका नाम है आर्माडिलो एनिमल। ठीक है, और इसे क्या कैरियर है, कैरियर का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो इसमें क्या कि खुद में साइन एंड सिम्टम नहीं आएंगे, उसको उस डिजीज से कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, बट उसने क्या किया, किसी जैसे जानवर ने अगर किसी को काट लिया, तो उसके थ्रू क्या लेप्रोसी फैल सकती है। तो ये रहे हमारे, जैसे कि आपने देखा डेफिनेशन हमने देखी कि डेफिनेशन होती क्या, लेप्रोसी है क्या। उसके हम देखे इंसिडेंस के कि कहाँ पे मोस्ट कॉमनली ज्यादा लेप्रोसी हमें देखने को मिली। उसके हमें देखे रिस्क फैक्टर, कि क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, कैसे जो है लेप्रोसी हो सकती है, इन कारणों से भी लेप्रोसी हो सकती है। उसके हमने देखा इसका इंक्यूबेशन पीरियड, कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, कब से कब तक जो है साइन एंड सिम्टम शो करते हैं और बीमारी कब तक फैल सकती है। उसके हमने देखे इसके सोर्सेज, कि किन किन तरह से ये बीमारी फैल सकती है। उसके बाद हम आगे अब देखेंगे टाइप की, किस किस टाइप की होती है लेप्रोसी, कितने तरह की होती है, और उसके बाद फिर हम ट्रीटमेंट देखेंगे। तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लें, फिर हम देखते हैं आगे कि क्या होता है। स्कूल ही सही है। तो चलिए अब हम देखते हैं टाइप की बात करते हैं। तो टाइप कैसे बनेंगे, फर्स्ट है इंटरमीडिएट लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोइड, बॉर्डरलाइन और लेप्रोमेटस लेप्रोसी। ये जो टाइप है ये सीवियरिटी के हिसाब से, जैसे कि आपको पता है कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और हाइपर, इस तरह, तो वैसे हिसाब से हमने सीवियरिटी के हिसाब से यहाँ पे टाइप देखे हैं। तो जो इंटरमीडिएट और ट्यूबरक्लोइड है, ये क्या है, एक तरह से अर्ली स्टेज और माइल्ड, जब लेप्रोसी स्टार्ट हुआ है फेज, जैसे लेप्रोसी जो उसका बैक्टीरिया जैसे एंटर किया है उस समय की ये फेज है दोनों। ठीक है, एक फर्स्ट इंटरमीडिएट और ट्यूबरक्लोइड, अर्ली स्टेज ऑफ लेप्रोसी और माइल्ड एंड लेस सीरियस। इसमें अगर लीजन की बात करें तो जो लीजन बनते हैं वो 5 से कम ही रहेंगे। जिसके बाद हम बात करते हैं बॉर्डरलाइन और लेप्रोमेटस, ये जो दो हैं
हमारे टाइप्स, ये क्या है, सीवियर फॉर्म है। जब लेप्रोसी प्रॉपर सही समय पे ट्रीटमेंट उसका नहीं मिल पाता या लोगों को पता नहीं चलता है कि लेप्रोसी उन्हें हो गई है, तो क्या होता है वो एक्यूट फेज से क्रोनिक फेज में चली जाती है। और जब कोई बीमारी एक्यूट फेज से क्रोनिक फेज में चली जाएगी तो उसके बहुत सारे हमें सीवियर कंडीशन में सिम्टम भी दिखेंगे और वो बीमारी भी अलग से शो होती है। इसमें क्या होता है, मल्टी वुंड स्कार मिलेंगे और मोर सीवियर एक टाइप होता है दोनों। ठीक, तो हमारे एक्यूट अगर हम बात करें तो हमारा इंटरमीडिएट और ट्यूबरकुलोसिस होगी, और सीवियर फॉर्म की बात करें तो बॉर्डरलाइन और हमारी लेप्रोमेटस, ये दोनों क्या हो गए, सीवियर फॉर्म होगी हमारी लेप्रोसी की। ये तो होते सीवियर फॉर्म के अलावा। और हम बताएं अगर तो WHO के अलावा भी डिस्क्राइब किया गया अलग अलग दो तरह के, एक पॉसी बेसिलरी लेप्रोसी और दूसरा मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी। जो हमारी पॉसी बेसिलरी लेप्रोसी है वो क्या है, एक्यूट है एक तरह से, और जो क्रॉनिक है वो क्या है, मल्टी बेसिलरी। उसमें क्या है, मल्टी बेसिलरी होती है पॉसी। इसके बाद हम देखते हैं फिर हमारे सिम्टम कि जब ये किस तरह की बीमारी होती है, ये लेप्रोसी जब होती है तो क्या क्या पेशेंट में सिम्टम अराइज होते हैं, जिसमें सीवियर पेन, सबसे पहले सीवियर पेन उसमें मिलेगा, और उसके बाद ब्लीडिंग नोज से मिलेगी, उसकी ग्रोथ ऑफ स्किन, जो स्किन की ग्रोथ होगी वो बहुत ज्यादा होगी, इनलार्ज नर्व मिलेंगी, स्टिफ ड्राई एंड थिक उसकी स्किन, जो उसकी स्किन होगी वो ड्राई होगी और थिक मिलेगी। उसका पैरालाइज और मसल वीकनेस, उसकी जो हाथ और पैर रहेंगे उसके पेरिफेरल वो क्या रहेंगे, उसके पैरालाइज हो सकते हैं या फिर मसल वीकनेस हो जाएगी। इसके बाद है नॉन सेंसिटिव लीजन ऑन बॉडी, और बॉडी जो लीजन होगा वो नॉन सेंसिटिव होंगे। उसका नमनेस इन हैंड आर्म एंड लेग। उसके बाद आई प्रॉब्लम होगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम भी आपको देखने मिले। ये दो तीन फॉर्म आपको तब मिलेंगी जब ये लेप्रोसी सीवियर फॉर्म यानी कि एक्यूट से क्रॉनिक फेज में जैसे पहुंचेगी, यानी कि बॉर्डर लाइन या फिर लेप्रोमेटस, तब आपको ये वाले और एक्स्ट्रा इसमें सिम्टम देखने को मिले, आई प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और उसके बाद रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम उसमें देखने मिली। और उसके साथ और भी ऑर्गन जो होंगे वो अफेक्ट होंगे, जैसे लीवर हो गया, किडनी होगी, ये भी, और बोन भी, यहाँ तक बोन तक भी अफेक्ट कर सकते हैं ये लेप्रोसी। इसके बाद हम देखें डायग्नोसिस की, डायग्नोसिस कैसे करें, कैसे पता करें लेप्रोसी के बारे में। उसका आता है स्किन टेस्ट, स्किन टेस्ट बायोप्सी, इससे पता लग सकता है कि लेप्रोसी के बारे में। और दूसरा है लेप्रोमाइन टेस्ट। लेप्रोमाइन टेस्ट क्या होता है, लेप्रोमाइन टेस्ट जो होता है वो डिफरेंशिएट करता है कि आपकी लेप्रोसी है कौन सी, इंटरमीडिएट है, ट्यूबरकुलोसिस है, बॉर्डरलाइन है या लेप्रोमेटस है, कौन सी लेप्रोसी है वो बताता है, डिफरेंशिएट करता है टाइप्स। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट कि आखिर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो ट्रीटमेंट की बात करें कि उस समय ट्रीटमेंट नहीं होता था, लेकिन बात करें 1941 में डेप्सोन एक मेडिसिन, एक दवा की खोज की गई और बनाई गई जिसका नाम था डेप्सोन। ये डेप्सोन 1941 में इसकी खोज हुई। उसके बाद 1960 में क्या है, रिफाम्पिसिन और क्लोफाजिमाइन, रिफाम्पिसिन और क्लोफाजिमाइन, ये दोनों मेडिसिन जो है वो लाएंगे। और मैं बता दूं कि इसका रीजन क्या था, 1941 में सबसे पहले डेप्सोन लाएगी, बट कुछ पेशेंट जो है धीरे धीरे जब ये डेप्सोन चलने लगी तो इससे पेशेंट तो ठीक होने लगे, बट कुछ समय बाद क्या हुआ, पेशेंट इसे रेजिस्टेंस होने लगे, उनको ये दवा जो है सूट नहीं कर रहा थी, यानी कि उनका फायदा नहीं हो पा रहा, वो लेप्रोसी फिर ठीक नहीं हो पा रहे थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, लेप्रोसी के सही करने के लिए क्या किया गया, रिफाम्पिसिन और क्लोफाजिमाइन, ये दोनों मेडिसिन भी लाएंगे, लेकिन इनसे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद क्या किया सरकार ने, MDT यानी कि मल्टी ड्रग थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी लेके आई। उसमें क्या किया, इन मेडिसिन को क्या अलग अलग ना दे के तीनों मेडिसिन को कंबाइन किया गया और इनको कंबाइन करके दिया गया। अगर हम बात करें इनकी डोजेस की, तो डेप्सोन जो देते हैं वो 100 mg पर डे देते हैं। और उसके बाद रिफाम्पिसिन की बात करें तो 600 mg मंथली, और क्लोफाजिमाइन की भी 300 mg मंथली देते हैं। पर डे की अगर बात करें क्लोफाजिमाइन की तो 50 mg दे सकते हैं पर डे। इसके साथ साथ कुछ एंटीबायोटिक भी इसमें ऐड की गई ताकि लेप्रोसी जो है इस बार किसी भी मेडिसिन, जैसे कि आपने यहाँ देखा मेडिसिन जब एक एक दे रहे थे तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो रहा था, ह्यूमन रेजिस्टेंस होकर बैक्टीरिया क्या है जो है किल नहीं हो पा रहा था। बट यहीं पे जब मल्टी ड्रग थेरेपी स्टार्ट की तो बैक्टीरिया क्या रेजिस्टेंस नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इसकी डोजेज अलग थी, और डोजेज साथ साथ इसका जो टाइमिंग शेड्यूल जो था कि मंथली देनी है और डेली देने, उसकी वजह से रेजिस्टेंस नहीं हो पा रहा था। और कुछ एंटीबायोटिक भी ऐड की गई। तो जैसे कि आपने देखा आज हमने पढ़ा है लेप्रोसी। आई होप आपको हमारा टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाना भूल जाएंगे जो भी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे देखते रहें। चलिए मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।